दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल पे। आप सबके बहुत प्यार के लिए हम आप सबका शुक्रिया करते हैं। धीरे धीरे हम सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी रीच अब बढ़ते जा रही है। तो हम आप लोगों को आपसे विनती करते हैं कि और हमारी रीच बढ़ाइए, इस चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आज आज बहुत बड़ा मुकाबला है। आज विराट कोहली वर्सेस इयान मॉर्गन की टीम्स एक दूसरे के सामने भिड़ने वाली हैं, यानी कि आरसीबी वीएस केकेआर। एक और बड़ी राइवलरी जिसको आईपीएल जगत में बोला जाता है। जब गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे हुआ करते थे, हम सबको याद है वो स्लेजिंग वाला किस्सा, जब गौतम गंभीर को पूरे जी हाँ, केकेआर को पूरी की पूरी टीम को जिस तरह से स्लेज किया गया था आरसीबी द्वारा, उसके बाद गौतम गंभीर ने जिस तरह से विराट कोहली को स्लेज किया, और अलग ही किस्से हैं इस राइवलरी के, बहुत सारे किस्से हैं। अगर हम इनको याद करते रहे तो दिन ही निकल जाएगा। लेकिन चलिए, तो आज हम केकेआर वीएस आरसीबी के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं। स्टॉलिन भाई आज हमारे साथ है, साथ ही साथ भृगुराज भाई है, और साथ ही साथ पलाश भाई है। तो आप तीनों का बहुत स्वागत। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आप सबको बता दूं, तो जो सिचुएशन चल रहा है अभी, कल का जो मुकाबला था वहां पे आपने देखा ही होगा, 157 को चेस नहीं कर पाए मुंबई इंडियंस, और वो 135 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग ने उन्हें। तो चेजिंग वॉज अ बिट डिफिकल्ट। हालांकि मुंबई की टीम की तरफ से कोई पार्टनरशिप ही नहीं नजर आई जिसने मैच को लेकर गई हो। जिस तरह से जडेजा और ऋतुराज की साझेदारी थी, ऐसा कुछ मुंबई की ओर से नजर नहीं आया। तो इसी वजह से मुंबई इंडियंस को जो एक पार्टनरशिप की लैकनेस थी, उसी वजह से कह सकते हैं कि उन्होंने मैच गवा दिया। सेकंड बैटिंग वाज इजी, बट मुंबई इंडियंस ने हालांकि मैच गवाया। लेकिन अगर आपको पिच रिपोर्ट पता चली हो, तो पिच रिपोर्ट पे हमने यही बोला था कि पिच जैसे जैसे खेलता रहेगा वैसे वैसे धीमा होएगा, तो वही हो रहा था। सेकंड बैटिंग का टीम को थोड़ा टफ जा रहा था कि बैटिंग करना, लेकिन फिर भी ग्रास कल के मैदान में भी था, शायद आज भी है। आज के पिच रिपोर्ट के लिए हम पहले स्टॉलिन भाई की तरफ चलते हैं। तो स्टॉलिन सर, हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए कि आज की पिच कैसी है अबू धाबी की। सबसे पहले इस पिच पे केकेआर का रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 5 मैच वो जीते हैं, 7 में से इसी ग्राउंड पे। केकेआर को एक ग्राउंड सूट करता है। हालांकि इसी ग्राउंड पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 84 पे 8 कर दिए थे 20 ओवर में केकेआर के। वो मैच आपको अच्छी तरह से याद होगा, गुरकीरत मान और कोहली ने मिलकर जिताया था। और तो ये सिराज ने उस जी, मैच सिराज के वो विकेट्स, तो यही सेम पिच आज है। अब वार्म इवनिंग होने वाली है अबू धाबी में, और घास होगी, बिल्कुल पिच पे घास होगी। लेकिन क्या पता ये दिखाने की घास भी हो सकती है। देखो, कोलकाता के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है। टिम साउदी है, एक प्रसिद्ध कृष्णा है, संदीप वॉरियर क्या पता आज बाहर से ले आए अंदर। लेकिन आंद्रे रसल भी गेंदबाजी कर सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं। तो देखते हैं कितनी घास देते हैं पिच वाले। जी हाँ, तो लॉकी फर्ग्यूसन, बिल्कुल लॉकी फर्ग्यूसन को हम भूल नहीं सकते। लेकिन कितने विदेशी खिलाड़ियों को और किनको किनको खिलाएंगे, ये केकेआर के लिए सबसे बड़ा सवाल है। आगे बात करेंगे हम। लेकिन पिच घास होने वाली ये पक्का है। लेकिन बैटिंग के लिए भी उतनी ही मददगार होगी, लेकिन बैट्समैन अगर अपने आप को अप्लाई करता है तो। चलिए, तो हम कल के ही तरह आज के भी शो को 3 एक्सपेक्ट्स पे बांटेंगे। पहला एक्सपेक्ट होगा प्लेइंग 11 ऑफ बोथ टीम्स, किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है। सेकंड एक्सपेक्ट होगा दोनों ही टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और थर्ड एक्सपेक्ट प्रेडिक्शन जो कि हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन मेरा पलाश भाई आपसे है। पलाश भाई, आप बताइए, जिस तरह से जो सिचुएशन है, आप जिस तरह से देख रहे हैं, आप तो दुबई से देख रहे हैं सब कुछ। कल का मैच आपने ग्राउंड पे भी जाके देखा है, तो मैदानों पे दर्शक भी आए हैं। एक तो चीज ये हुई है, दूसरी चीज क्या आपको लग रहा है आज की प्लेइंग 11 कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे, कितने ओवरसीज प्लेयर्स आपके, 4 कौन से ओवरसीज प्लेयर्स आप देख रहे हैं आज खेलते हुए? जी, वैसे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी का, जो सभी का इतना बड़ा प्यार है। और कुछ अपडेट सबसे पहले मैं देना चाहूँगा। जो अनमोल जी ने कहा था, अनमोल जी 135 नहीं बल्कि 136 पर रुक गई थी मुंबई इंडियंस।
क्योंकि 156 बनाए थे तो 20 रनों से हार गई थी मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग के सामने। और दूसरा अपडेट जो कह रहे हैं आप, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, योन मॉर्गन और विराट कोहली आमने सामने हो गए। विराट कोहली को ये लिए यहाँ से बतौर कप्तान सब मैच आखिरी हो गए यहाँ से लेकर, क्योंकि 2022 में वो कप्तान नहीं हो गए आरसीबी के। तो ये एक बड़ा अपडेट है। तो दूसरा आपने पूछा प्लेइंग एक्सआईपी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, दोनों की 4 प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है 4 प्लेयर्स एबीडी। एक मिनट स्टॉलिन सर, प्लीज कैन यू जस्ट अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ सो दैट नाउ वी कैन डिस्कस। ओके, जी गो ऑन। तो पहले अगर 4 देखना है तो आरसीबी में आज एबी डिविलियर्स खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं फिर 3 में अगर देखा जाए तो कायल जेमिसन, और उसके बाद 2 श्रीलंकन खिलाड़ी है, हसरंगा, वनिंदो हसरंगा। और क्या ग्लेन मैक्सवेल को नहीं खेलते हुए देख रहे हैं पलाश भाई पहले मैच? जी, ग्लेन मैक्सवेल अगर अवेलेबल है तो ग्लेन मैक्सवेल को भी मैं खिलाना चाहूँगा। तो एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदो हसरंगा और कायल जेमिसन, फिर आप ये 4। फिर आप इंडियन फास्ट बॉलिंग का कोर ज्यादा खिलाओगे, यानी आप चाह रहे हो कि सिराज और नवदीप सैनी आज हमें साथ में खेलते हुए दिखे? जी बिल्कुल, सिराज, नवदीप सैनी, क्योंकि बहुत बढ़िया इनके पास तेज गति है, अच्छी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। और बहुत बढ़िया इनके पास, दोनों के पास यॉर्कर्स भी है, बाउंसर्स भी है, और दोनों के पास एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। और इंडिया में खेले हुए तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस आया ही होगा, अब उन्हें दोनों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होगा ही। अब मेरे अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मैं शायद आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस मामले में कि मुझे बिल्कुल अनमोल भाई, मैं भी डिसएग्री करता हूँ इनके पॉइंट से, वो मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वनिंदु हसरंगा वाला चीप पिक है उसकी जगह अगर आप दुष्मंता समीरा के साथ जाए तो वुड बी फैंटास्टिक, क्योंकि दुष्मंता समीरा का एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज ऐसा है कि दुष्मंता समीरा वुड बी फार बेटर। टिम डेविड के बारे में भी बोल रहे हैं काफी लोग कि टिम डेविड अगर आ जाते हैं तो कायल जेमिसन, नवदीप सैनी, सिराज, साथ ही साथ शाहबाज अहमद, और टिम डेविड एज एन ऑफ स्पिनर भी ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है। लेकिन नो, आई थिंक ही इज अ मीडियम पेस ऑलराउंडर टिम डेविड। मीडियम पेस हो गए, तो थोड़ा बहुत मीडियम पेस कर लेता है तो नहीं, ही इज एन ऑफ स्पिनर, ही इज एन ऑफ स्पिनर स्टॉलिन, ही इज एन ऑफ स्पिनर, he bowls off Because spin. at somewhere at Crickbuzz I rate him like right arm medium. I don't know, but I've seen him bowling for Singapore. He played a lot. So actually वो ऑफ स्पिनिंग वो ऑलराउंडर एक्चुअली ना दोनों कर लेते हैं, उनकी खासियत है कि वो स्पिन भी डालते हैं, जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस भी डालते हैं, ये उनकी खासियत मैंने कहीं पढ़ी थी। आपको बिग बैश में भी उनको गेंदबाजी करते देखा था मैंने। द थिंग इज कि आप ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को मिला के अपना 5वां बॉलर बनाओगे और पहले 4 बॉलर्स आपके प्रॉपर बॉलर्स होंगे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यही आ जाती है कि बॉलिंग थोड़ी वीक लगने लगती है। तो जो आपने बोला है पलाश भाई की वनिंदु हसरंगा, अगर आप वनिंदु हसरंगा के साथ जाते हैं तो फिर शाहबाज अहमद नहीं खेलेंगे, फिर जाहिर सी बात है फिर आपके साथ नवदीप सैनी, सिराज और आपके यही 2 फास्ट बॉलर्स होंगे, साथ में साथ कायल जेमिसन एज अ जेमिसन एज योर थर्ड फास्ट बॉलर, और बाद में शाहबाज अहमद और वनिंदु हसरंगा। दीज आर द प्रॉपर 5 बॉलर्स, पर फिर यहाँ पे मैक्सवेल का छठा बॉलिंग का विकल्प रह जाता है। तो अगर बैलेंस व्यू से देखो तो आपकी भी टीम बढ़िया है, हालांकि मेरे हिसाब से दुष्मंता चमीरा शुड आप बी। भूल गए अनमोल भाई, युजवेंद्र चहल को कहाँ खिलाएंगे आप? ओह शिट, युजवेंद्र चहल को शाहबाज अहमद की जगह, यानी फिर युजवेंद्र जी, चहल मैं वही कहने वाला था अनमोल जी कि यूजी चहल को कहाँ खिलाएंगे आप। वही मैं कहने वाला था कि यूजी चहल को मेरे टीम में रखा हूं मैंने। तो फिर देखिए, फिर तो प्रॉब्लम यही आता, फिर तो कोई इश्यू नहीं बनता। अगर आप देखो तो सिराज और नवदीप अगर खेलते भी है और फिर चहल खेलेंगे आपके पास, तो प्रॉपर स्पिन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 2 लेग स्पिनर्स वनिंदु हसरंगा और चहल एक ही टीम में होना मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है।
तो आई बहुत डोंट ज्यादा थिंक बहुत ज्यादा आपके पास बैटिंग में डेप्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि काइल जेमिसन नंबर 7 पे होंगे तो फिर बहुत कम बैटिंग बचेगी आपकी। नहीं नहीं, वनिंदु कैन बैट सर, वनिंदु कैन बैट, वनिंदु बहुत हिंदू कैन अच्छा। बैट, बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक तो एक्सपीरियंस नहीं है दुबई में उनका ज्यादा, और श्रीलंका के जी। लिए आपने और हार्दिक फॉर्म उनका बैट से देखा ही होगा। जी, और उनका नवदीप सैनी भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। जो जी वो न्यूजीलैंड में। थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत बल्लेबाजी वो भी कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं हर्षल पटेल का क्या। लेकिन ओ, हम तो ओ लास्ट माय सीजन गॉड। के गोल्डन को नंबर भूल ही 1 ऑरेंज कैप होल्डर, पर्पल कैप होल्डर को भूल गए हम। गए। ये जी जी। आईपीएल रीस्टार्ट हो रहा है यार, और प्लेयर्स को भूल रहे हैं भाई, ये क्या चल रहा है भाई सब। ये तो इतना बड़ा नाम है इस पूरे आईपीएल ने, लास्ट सीजन के पूरे आईपीएल में मर्ज किया है इन्होंने, हर्षल पटेल ने। हर्षल आज पटेल इस आईपीएल की फाइंड है, फाइंड। जी, जब से पिटाई खाई थी ना हर्षल पटेल ने, तब से नाम ही भूल गए थे शायद। सभी जो एक्सपर्ट्स है वो नाम भूल गए थे शायद हाँ, हर्षल पटेल जाडेजा का। ने उनको जो मारा था, राहुल ने उनको जो पीटा था, उससे हम सारे नाम भूल गए उनके। हाँ, तो चलिए एक बार फिर से हम एक बार फिर से प्लेइंग 11 को फाइन करते हैं। तो अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखो, तो देखिए अब ऐसा लगता है कि टिम डेविड को खेलना जायज है, क्योंकि फिर आपके पांचवें बॉलर हर्षल पटेल पूरे पूरे पांचवें बॉलर बन जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखो तो फिर आपको शायद, मेरे हिसाब से फिर शायद आप नवदीप सैनी और सिराज के साथ ना जाए इकट्ठा। अगर आप टिम डेविड को खिलाना चाहते हैं तो आप शायद नवदीप के और हर्षल के साथ, सॉरी, सिराज और हर्षल के साथ जाए। शायद नवदीप ना खेले, बट जैसा देर पलाश इज भाई नो ने, प्लेस फॉर नवदीप टुडे, देर इज नो प्लेस फॉर नवदीप टुडे। तो ये हो सकता है। चलिए भृगुराज भाई, आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए आरसीबी की, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है? क्या 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने चाहिए आरसीबी को? सो आई थिंक वी आर नॉट I think he's established not here. He's just hearing us, but he's not in the chat. सो आई थिंक कनेक्शन हम थोड़ा एक सा। अपडेट भूल गए आरसीबी के लिए। वॉशिंगटन सुंदर अगर रहते ना तो पूरा बैलेंस बन जाता, लेकिन वो नहीं है। वॉशिंगटन होते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट वॉशिंगटन की जगह पे इन्होंने आकाशदीप को लिया हुआ है। हालांकि आकाशदीप वो भी मीडियम पेसर है बंगाल के। जी, हाँ, और हाँ, अगर एक मेरे बड़ी हिसाब अपडेट से हम मिस कर गए। अनमोल विराट जी, मेरे कोहली हिसाब से विल अगर स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ आरसीबी वो तो आफ्टर जी दिस आईपीएल। वो तो हमने जी पहले जी ही बोला। अनमोल जी, मेरे हिसाब से अगर 3 तेज गेंदबाज रखते हैं, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और काश जेमिसन, तो बैटिंग में भी बैलेंस बन जाता है। बैटिंग और में क्योंकि हर्षल भी बैटिंग कर लेते हैं और बहुत जी अच्छी बैटिंग करते हैं। बारे में बताऊं तो ही इज अ प्रॉपर ओपनर फॉर हरियाणा। ही ओपन्स देनी। Once there, but जी जी unfortunately there is no place here for opening the batting. Harshal Patel. जी हाँ, हालांकि हर्षल पटेल बहुत अच्छे एज अ बैट्समैन पहले जाने जाते थे, फिर बॉलिंग में उन्होंने विकेट लेना सीख किया है। धीरे धीरे वो बॉलिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया, लेकिन हरियाणा के लिए तो नई गेंद से भी गेंदबाजी में भी ओपन करते हैं, और नई गेंद के खिलाफ बल्लेबाजी में भी ओपन करते हैं। तो इज वन ऑफ द फ्यू एक्चुअली ऑलराउंडर। अनमोल, हर्षल की बैटिंग अगर आपको आईपीएल में देखना है तो दिल्ली के लिए वो इनिंग देखिए राजस्थान के सामने, और वो चेन्नई के ब्रावो को जो धोया था वो देखिए। हाँ 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 हाँ, वो तो बहुत लाजवाब इनिंग्स खेली थी उन्होंने। हालांकि ये एक बात है कि हर्षल पटेल ठीक है बैटिंग भी कर लेते हैं, तो फिर आपने जिस तरह से बोला काइल जेमिसन ही इज आल्सो ऑन बैट्समैन, तो बैटिंग का डेप्थ इससे बढ़ जाएगा। आपके पास सिराज है, आपके पास काइल जेमिसन है, और आपके पास हर्षल पटेल है। विद यू हैव वनिंदु हसरंगा एंड युजवेंद्र चहल। आप चाहकर वनिंदु हसरंगा को हटा भी सकते हैं, आप चाहो तो शाहबाज अहमद को भी खिला सकते हो उनके जगह पे, और जी। टिम मैं डेविड। 2 लेग स्पिनर को बल्लेबाजों पर दबाव डालने के लिए मैं 2 लेग स्पिनर को ही रखूंगा, और वनिंदु ये एक तरह हचरंगा। की देखिए कि अगर ऑफ स्पिनर की जरूरत है तो आरसीबी के पास एक बढ़िया ऑफ स्पिनर के रूप में ग्लेन मैक्सवेल मौजूद है, और हम उनकी गेंदबाजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कर सकते स्पेशली नहीं कर सकते। स्पेशली अगर अबू धाबी के ग्राउंड को देखें तो बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे तो और ही मैक्सवेल को हिट करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो हाँ, अगर आप एंड ग्लेन इज अ स्मार्ट बॉलर, ग्लेन इज अ स्मार्ट बॉलर। हाँ, तो ओवरऑल जी, अगर आप मैक्सवेल देखो तो आप मैक्सवेल छठे ओवरऑल, छठे बॉलर रहेंगे इस टीम हाँ, के। और ओवरऑल देखो तो पलाश भाई, अब आपकी टीम से हम लोग भी सहमत हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लग रहा था कि थोड़ा होगा, बट डिस्कशन करने के बाद स्टार्टिंग जी में हाँ। क्यों सहमत नहीं थे? क्योंकि नवदीप सैनी की जगह हमने हर्षल पटेल को नहीं लिया था, ये बात है, इसीलिए हम हाँ, सहमत नहीं बस थे। बस बस वही हर्षल पटेल का नाम आ गया, और हर्षल पटेल को हम भूल गए भाई साहब। चलिए, तो तो जी हम केकेआर की ओर देखते हैं।
हाँ, अब हम केकेआर, बस वही मैं वही जाने वाला था। तो केकेआर के पास तो काफी लकटैंगो खटकैंगो फटकैंगो वाली टीम हो रखी है, क्योंकि काफी सारे कुछ बदल चुका है पैट कमिंस अकेले के जाने की वजह से। तो यहाँ पे आते हैं, रसल वुड बी फाइन, मॉर्गन वुड बी फाइन, ये दो आपके प्लेयर्स 100% प्लेइंग 11 का पार्ट है। अब दो प्लेयर्स के बारे में बात आती है, तो क्या आप सुनील नारायण को खिलाएंगे या साकिब अल हसन को खिलाएंगे पहले मैच में? आई होप कि दोनों खेल जाए, सुनील और साकिब, क्योंकि टीम सऊदी के लिए मुझे नहीं लगता अगर कोई जगह होगी तो वो सुनील साकिब की जगह होगी, आप लेकिन फिर सुनील सुनील खेले। फिर क्या लॉकी फर्ग्यूसन, टीम सऊदी जैसे दो फास्ट बॉलर्स आप अंडर राउंड कर रहे हो, फिर आप क्या अंडर वो देखो, जा वो रहे हो? केकेआर ही अंडर हम कर रहा है सर। हरभजन सिंह जैसे को भी आप अंडर यूज करते हो, तो तो बात फिर तो क्या ये आप यही। इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर पर जा रहे हो? क्योंकि अगर इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर को देखो तो बहुत इनएक्सपीरियंस लाइनअप है। शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वॉरियर, दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस। एक्चुअली इनका ऑफिशियल प्लेइंग 11 ये बनता है। मैं अब क्या कहूँ, मॉर्गन की कप्तानी में दम बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरा मानना यह है कि आप रसल के साथ जाओ, नारायण को ड्रॉप ही कर दो वैसे, क्योंकि नारायण जानते हैं कि, या तो साकिब को ड्रॉप कर दो, टीम सऊदी और लॉकी फर्ग्यूसन में से किसी एक को खिला लो, एंड माय चॉइस वुड बी लॉकी फर्ग्यूसन अदर देन टीम सऊदी। पलाश भाई, क्या आप साकिब को ड्रॉप करोगे जब उनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखो तो बांग्लादेश के लिए बढ़िया खेलते हुए आए हैं, बैटिंग में भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, और हमने देखा है कि केकेआर को जरूरत है मिडिल ऑर्डर में मॉर्गन, कार्तिक के साथ किसी बल्लेबाज की। जी एक्चुअली ना देखिए, अनमोल, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम टू एड्रेस फॉर टुडे। हाँ, तो देखिए पलाश देखिए रिस्क लेना तो मुश्किल होगा, रिस्क लेना तो पड़ेगा, क्योंकि शाकिब और सुनील नारायण को ड्रॉप करना इतना भी आसान नहीं है। दोनों के साथ रिस्क तो लेना पड़ेगा ड्रॉप करके, क्योंकि सुनील नारायण आपको अगर बल्लेबाजी करके देते हैं तो वो 0 भी बना सकते हैं या फिर 50 भी बना सकते हैं, तो ये उनके पास एबिलिटी है। और दूसरा, जो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सुनील नारायण के साथ रिस्क ले लिया जाए और शाकिब अल हसन को खिला लिया जाए, क्योंकि उनका करंट फॉर्म देख के शाकिब अल हसन को मैं खिलाना चाहूँगा। और यहाँ पर लॉकी फर्गसन और ओवन मॉर्गन और एंड्रे रसल, ये चार फॉरेन प्लेयर मेरे साथ मेरे टीम में हो गए कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो सुनील नारायण को ड्रॉप कर रहे हैं आप पहले गेम में? जी जी बिल्कुल। कैन बी अ तेरी वेरी ही टीम टफ है चॉइस, मतलब। कैन बी अ वेरी टफ चॉइस टॉलन, क्योंकि सुनील नारायण मींस सीपीएल से ही खेल के आ रहे, विकेट्स लेके आ रहे हैं। या इट्स डिफरेंट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बट सीपीएल में वो पिचेस थोड़ी सी ना स्पिनर्स को बहुत हेल्प करी थी। जैसे आपने देखा होगा कि अकील हुसैन भी बहुत जबरदस्त स्पिन गेंदबाज, वो भी चल रहे थे उस पे, इमरान ताहिर ने भी विकटें नहीं, तो वो विकटें ही अलग थी। लेकिन इस बार ना आपको तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना देखिए, यहाँ पे अगर आप ताकि साकिब हम के ऐसे साथ ड्रॉप नहीं जाओगे कर सकते। तो क्या आज हरभजन खेलते हुए नजर आ सकते हैं पलाश जी? यह बड़ा जी क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल, वो हरभजन सिंह के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो हरभजन सिंह को खिला सकते हैं आप हरभजन क्योंकि सिंह अगर को। आप मैं तो देखो, चाहता हूँ हरभजन खेले। देखिए, क्योंकि अगर आप देखो ओवरऑल, एक एंड से वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह और साकिब उल हसन की तिकड़ी स्पिन डिपार्टमेंट में, फिर लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा विद आंद्रे रसल एज देयर सिक्स्थ बॉलर, what would be fantastic playing 11? It wouldn't be Rahul Tripathi, Nitish Rana, राहुल Shubman त्रिपाठी, हाँ। Morgan and Dinesh Karthik. That's it. आपकी प्लेइंग 11 का बैलेंस इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। नहीं सकता, जी लेकिन इन बिल्कुल। बैलेंस देने के लिए इनको परफॉर्मेंस करना है अनमोल। पहले 7 मैचों में क्या क्या हुआ क्या नहीं, ये तो आपने देख ही लिया होगा। अगर अगर आप एक एंड से देखो साकिब, दूसरे एंड से हरभजन, दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दो सीजन कैंपेनर्स, दो एक एंड से वो, एक एंड से वो, और वो दोनों में 8 है कि रन्स भी कम देंगे, ऊपर से विकेट्स लेंगे। विकटें भी लेकिन पिछली बार आपको याद होगा इसी टीम के खिलाफ जो 205 रन खाए थे इन्होंने। अब आप ही मुझे बताओ कि ये क्या कप्तानी, 18वें ओवर में आप हरभजन को ला रहे हो और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई विकेट लेकर दो। आ गए 20 रन बात हरभजन से। बात वही है। तो मेरे हिसाब से हरभजन एंड साकिब शुड बी देयर इन द प्लेइंग 11। डेफिनेटली दे शुड बी। वहां पे तो देखो, वहां पे तो कैप्टनशिप का एक और ब्लंडर हुआ था जब आपने विराट कोहली और रजत पाटीदार को पहले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ले लिया था।
उसके बाद उन्हें वो दूसरा ओवर नहीं दिया गया नहीं और दिया फिर गया था मैच बिल्कुल। को अपने अलाउ कर दिया कि कैन फ्री देयर आर्म्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहां पे तो एकदम ब्लंडर हुआ था कैप्टनसी का, वो तो थी। और फिर तो वो 18वां ओवर देना हरभजन को, वो तो मतलब अपने ही पैरों पे हाँ, कुल्हाड़ी मार ली। बट फिर भी अगर आप ओवरऑल देखो, साकिब एंड हरभजन, क्या बेहतरीन कॉम्बो बनेगा पलाश जी। जी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बिल्कुल शुड बी बिल्कुल। राइट फॉर लेफ्ट केकेआर। आर्म, लेफ्ट आर्म राइट आर्म जो चलता है वो उसकी जैसा ही चलेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर एक तरफ से ऑफ और स्पिनर गेंदबाजी करे एंड वरुण जबरदस्त। एज अ मिस्ट्री स्पिनर, वरुण एज अ मिस्ट्री स्पिनर, बोथ लेग जी स्पिन, ऑफ बिल्कुल। स्पिन, गुगली। जी बिल्कुल। तो और फिंगर और स्पिनर की जो तिकड़ी आएगी वो बहुत ही मजा आएगी। और एक चीज लेकर आ सकते हैं ये चीज आपको, कि जिस तरह से बैटिंग डेप्थ आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो हरभजन भी ठीक ठाक बल्ला घुमा लेते हैं, हम बहुत देखा अच्छा है। बल्ला घुमाते हैं भाई। 18 गेंदों में, 19 गेंदों में वो 52-50 रन कौन बोल सकता है किंग्स इलेवन भाई पंजाब के सामने, 24 मुंबई गेंदों में इंडियंस के लिए। 64 रनों की पारी कौन भूल सकता है। 64 रन उन्होंने मुंबई के लिए बनाए थे एज अ पिंच हिटर आके, वो लाजवाब इनिंग्स थी। तो बिल्कुल। चलिए, तो हमारी प्लेइंग 11 तो बन गई है भाई। आप भी अपनी प्लेइंग 11 बनाओ ड्रीम 11 पे। जी हाँ, ड्रीम इलेवन पे अभी मैं वहीं पे आ रहा था, तो आप लोगों को ड्रीम इलेवन और नॉस्टा प्रो की प्रेडिक्शंस टेलीग्राम पे तो मिल ही गई थी कल। नॉस्टा प्रो की प्रेडिक्शंस नहीं मिली थी, हालांकि ड्रीम इलेवन की पिक्स तो आपको मिल ही गए थे। आज भी नॉस्टा प्रो की प्रेडिक्शंस मिल जाएगी, हालांकि हम लोगों ने कल अभी शो खत्म किया और फिर क्योंकि फर्स्ट गेम था तो एक अलग सा वो था और सब कुछ था, तो मैनेज करना पड़ रहा था। हालांकि दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि आपके ही वजह से पलाश भाई इज नाउ इन दुबई, और आप लोगों के ही प्यार से हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, अब प्लेइंग 11 का टॉपिक हो चुका है खत्म, हम चलते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे। तो पलाश जी, अ, कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम की जिस तरह की हमने प्लेइंग 11 बनाई है, अगर इस प्लेइंग 11 की क्या कमजोरी आप देखते हैं? जी कमजोरी यही दिखाई दी कि जो दिनेश कार्तिक और मॉर्गन जो जिस तरीके से खेलने चाहिए मिडल ऑर्डर में, जिस तरीके का फॉर्म उनको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा दोनों का। दिनेश कार्तिक और मॉर्गन, मिडल ऑर्डर खस्ता गया, मिडल ऑर्डर खस्ता गया, और इसी के यही परिणाम हुआ कि भाई लगातार पॉइंट्स टेबल में नीचे दिखाई दे रही थी जो कोलकाता नाइट राइडर्स है। और जो ओपनिंग बल्लेबाज की जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक है, वो ओपनिंग जो बल्लेबाजी है वो ठीक ठाक शुरुआत दे रही है, लेकिन मिडल ऑर्डर खस्ता जा रहा था। दिनेश कार्तिक, मॉर्गन चलते जा रहे थे। आंड्रे रसल भी कई फॉर्म, जिस तरीके का हर साल फॉर्म होता है उस तरीके का हर साल इस बार फॉर्म दिखा नहीं। तो रसल को, मॉर्गन को और जो कार्तिक को आज कुछ ना कुछ तो कमाल की बल्लेबाजी दिखानी होगी। एक चीज हो रहा ही है, अगर हम ओवरऑल देखें पोजीशंस को, तो साकिब इस टीम में नंबर 7 पर खेलते हैं, अगर खेलेंगे तो स्टॉलिन। तो ये रोल साकिब को क्यों एज अ लाइक वो जल्दी क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, इस टीम में वो जगह नहीं बची है कि नंबर 4 की जगह मॉर्गन लेते हैं। हालांकि मॉर्गन मेरे हिसाब से नंबर 5 पे ज्यादा सूट करते हैं, इंग्लैंड के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी तरफ अभी आई है। रसल वुड बी 6, वुड बी ओके फॉर रसल 6 पे बैटिंग करना। पर फिर अगर दिनेश कार्तिक 7 पर जाता है तो वो भी वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या आपको लगता है केकेआर के पास ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, केकेआर की प्रॉब्लम उनकी स्ट्रेंथ ही उनकी वीकनेस बनती जा रही है। एक तो आपने इतने सारे पावर हिटर्स को खिला लिया, ऊपर से मॉर्गन का फॉर्म बहुत ही खराब, मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी चले नहीं है मॉर्गन। किसी मैच में मैंने उन्हें देखा नहीं खेलते हुए। वो तो आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में थोड़े से रन बना गए, लेकिन बहुत थोड़े ही थे, वो थोड़े ही रह गए, चले ही नहीं वो। और रसल की जहां तक बात है, एक मैच वो चेन्नई के खिलाफ, वो भी पैट कमिंस ने वहां पे आके थोड़े लप्पे लगाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां तक पहुंचते। 20 से 19 रन से हारे थे वो मैच, लेकिन पैट कमिंस ने किया इसीलिए, क्योंकि रसल को उस समय पता था भाई ये इस मैच में कुछ बता नहीं है, मैं भी अपना पावर दिखा दे। लेकिन रसल की बात यह है ना कि जब उनको जरूरत होती है ना अपनी टीम को, तब मतलब जब जरूरत होती है कि मैं टाइमिंग से खेलूं, अच्छे से खेलूं, तब वो नहीं खेलते। और जब जरूरत नहीं होती है, जब ऐसा लग रहा होता है गेम डाउन, तब वो आके पावर से मारते हैं। ये रसल को समझना पड़ेगा कि भाई जब जरूरत हो तब टाइमिंग पे भी भरोसा रखो, पावर पे ही नहीं करना है। और दिनेश कार्तिक की जहां तक बात है, दिनेश कार्तिक आई थिंक ये उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है, अगर बल्ले के साथ उन्हें फॉर्म नहीं दिखा तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट स्टिल दिनेश कार्तिक का ये आखिरी आईपीएल होगा। मुझे मैं चाहता हूँ दिनेश कार्तिक नंबर 7 पे खेले,
शाकिब को नंबर 4 पे भेजा और मॉर्गन खुद 5 पे। रसल का तो 6 है ही फिक्स। बाद में आपको डेल के साथ खेलने वाला कोई चाहिए, और दिनेश कार्तिक वो काम बखूबी कर सकते हैं। ओपनर्स को छेड़ना नहीं है। राहुल त्रिपाठी को नंबर 3 पे भेज के बहुत बड़ा दाव खेला था, वो चला भी। क्योंकि पिछली बार राहुल त्रिपाठी नंबर 7, कौन एक्सपेक्ट करता है भाई आप राहुल त्रिपाठी को नंबर 7 पे भेजो, जो एक ओपनर बल्लेबाज है महाराष्ट्र के टीम के। तो मेरा मानना यह है कि उनको नंबर 7 पे भेजो, हरभजन 8 पे आके खेल लेंगे। और लकी फर्ग्यूसन जो फास्ट बॉलिंग में पावर दिखाते, शायद वो बल्ले से भी क्या पता दिख जाए। तो देखिए, इस तरह से कोलकाता नाइट राइडर, तो आरसीबी की क्या कमजोरी दिख रही है स्टॉलन आपको? आरसीबी की कमजोरी है ओवर डिपेंडेंसी ऑन ग्लेन मैक्सवेल, विराट एंड एबी डिविलियर्स। देवदत्त पाटिकल फॉर्म में है, जानते हैं, लेकिन क्या शुरुआत वैसी हो पाएगी उनकी, वो देखने वाली और बात क्या है। रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 चेन्नई में उन्होंने डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी अनमोल भाई। चेन्नई में उनकी डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी, लेकिन जब से चेन्नई से वो 3 आई थिंक 3 मैच खेल के आई थिंक वो जब बाहर आए ना, उसके बाद उन्होंने बहुत मार खाई है डेथ बॉलिंग में। हर्षल पटेल, काइल जेमिसन, वो तो बचा ले गए। सिराज उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, नहीं तो वो भी मैच हार जाते डेथ बॉलिंग की वजह से। हर्षल पटेल ने जो चेन्नई और पंजाब के खिलाफ मार खाई है, शायद वो अब भूल गए होंगे, क्योंकि 4.5-5 महीने का ब्रेक हो गया। होप दे विल बी बैक। ये इनकी वीकनेस है डेथ बॉलिंग अभी भी, क्योंकि देखो यहाँ पे लेकिन पिच दिल्ली असिस्ट का कर ग्राउंड तो वैसे वहाँ पे छोटा बॉलिंग। ग्राउंड, पलाश जी, दिल्ली का ग्राउंड तो वैसे छोटा था, लेकिन ये ग्राउंड अबू धाबी का शायद ज्यादा सूट करे आरसीबी के डेड बॉलिंग को, हर्षल पटेल को खासकर, क्योंकि स्लोअर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है यूएई में। जिस तरह से कल हमने देखा हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हर्षल पटेल वो भूल गए होंगे बात, तो अब वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे वो, क्योंकि ग्राउंड नया है, कंट्री नहीं है, और शायद रंग भी बदलेगा, आरसीबी का एक बार ट्रॉफी आएगी। पलाश जी, आपके हिसाब से क्या रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आ रहे हैं आज? जी, अगर यहाँ पे अगर जगह मिलती है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओपनिंग में देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली अगर ओपन करते हैं, नंबर 3 पे डिविलियर्स, 4 मैक्सवेल आता है, तो ठीक है। रजत पाटीदार तो ठीक है, बन जाते हैं। अगर रजत पाटीदार आते हैं तो नंबर 3 पर ही उन्हें खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बहुत नीचे अच्छा, आप देख एक नहीं बहुत अच्छा सकते। प्लेयर है पलाश भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। केएस भरत का फॉर्म अच्छा रहा है, मोहम्मद अजहरुद्दीन है इनके पास, ये लोग को ट्राई कर सकते हैं ये लोग, नहीं, आई क्योंकि आई केएस थिंक भरत और मोहम्मद बट अजहरुद्दीन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। एक मिनट, I personally still think Australian भाई अजहरुद्दीन या कैन बी ट्राइड। देखिए, बट आई टेल यू, ये है अबू धाबी का पिच, और पर्सनली सेइंग, देखो, इट इज नॉट लाइक ही इज प्लेड फॉर माय स्टेट, दैट इज व्हाई आई एम सपोर्टिंग, इट्स नॉट दैट। रजत पाटीदार इज एब्सोल्युटली वेरी स्किलफुल नो, प्लेयर, ही इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत एक्सीलेंट स्किल प्लेयर। बहुत और स्किलफुल। मुझे लग रहा है कि पहले कुछ मैच उनको दिए दिए जाएंगे रजत पाटीदार को, उनका खराब परफॉर्मेंस नहीं है वैसे। हाँ, और ओवरऑल आप देखो तो वो ऐसे प्लेयर है जो विराट कोहली के कैलिबर के हैं, यानी सिंगल्स भी ले सकते हैं और छक्के भी मार सकते हैं जरूरत पड़ी तो, एट विल। वो भी टाइमिंग के साथ छक्के मारते हैं वो। हाँ, तो वो एक है जो एक बार आपको याद हो तो वो हरप्रीत बरार का मैजिक आ गया, वरना शायद रजत पाटीदार अकेले ही आरसीबी को वो एक मैच जिता देते पंजाब के अगेंस्ट। बिल्कुल जिता देते, क्योंकि उन्होंने गेंदें ले ली थी उस समय ले लिया था, बस उनको बस एक्सेलरेट करना था, लेकिन वो हरप्रीत बरार ने वो कोहली मैक्सवेल को एक ही झटके में आउट कर दिया, तो वो भी प्रेशर में आ गए। सो क्या पलाश भाई, अब आरसीबी की टीम एक नए अंदाज में आएगी? 5 मैचेस जीते हैं, 8 में से 3 हारी है। यहाँ पर अब जो आई थिंक सिचुएशन 7 में से 5 है। 7 में से चेन्नई 5 है। जी, चेन्नई और पंजाब के खिलाफ ही हारी है, बाकी सारे के सारे जीती है। हाँ, सो 7 में से दे हैव वॉन 5 गेम्स नाउ। 8वां मैच है आज, और अगर ये जीतते हैं तो आरसीबी स्टिल दे विल बी ऑन थर्ड पोजीशन भी, अभी भी थर्ड में ही है। हारते हैं तो भी थर्ड में ही रहेंगे, तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो कुछ ज्यादा बदलाव आरसीबी के लिए होगा नहीं। तो ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को ये मैच जीतना ज्यादा जरूरी है पलाश जी। जी, कोलकाता नाइट राइडर्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना बहुत ही ज़रूरी है आज। अगर आज नहीं जीते तो फिर मुश्किलें हो जाएगी, आने वाले समय में बहुत मुश्किलें हो जाएंगी फिर, इसलिए क्योंकि अभी आज जीतना बहुत ज़रूरी है। तो ये उल्टा है, यानी आरसीबी ने 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, कोलकाता ने 2 जीते हैं, 5 हारे हैं, तो एकदम उल्टा ये रथ है जो घूमा है, अगर आप देखो तो।
बिल्कुल। और आज जी जीतना, जी। आज 2 अंक, किसी भी कीमत पर 2 अंक लेना बहुत जरूरी है कोलकाता नाइट राइडर्स को। हाँ 7 गेम बाकी है, 7 में से आपको 6 जीतने हैं। अगर आप हार जाते हो आज तो अगले सारे के सारे गेम्स आपके लिए डू और डाई बन जाएंगे। फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा अनमोल जी। हाँ बिल्कुल, फिर सारे गेम आपके लिए किल डू और डाई ही बचेंगे। हालांकि गौतम गंभीर के जमाने पे हमने देखा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने डू और डाई गेम्स जीतते हुए लगातार 5 गेम जीत के क्वालिफाई किया है। अनमोल पर भाई, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है भाई। केकेआर भी अलग है इस बार। जी हाँ, केकेआर भी अलग है इस बार, क्या बात है। केकेआर भी अलग है इस बार, क्या बात क्या जी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब हम हमारे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने दोनों ही टीमों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को डिटेल में अभी बात कर ही लिया। आखिरी है हमारा प्रेडिक्शन टाइम। तो अभी दोनों एक्सपर्ट्स पहले बैटिंग करते हुए, स्टॉलन, क्या कितना स्कोर आप देखते हैं बैटिंग टीम अगर बनाए? अबू धाबी का ग्राउंड बड़ा है और यहाँ पे हमने 190 तेज होते हुए भी देखे हैं। सो आई विल बी गोइंग विद 180, 170 to 180 is a safe score, but not a winning total. So 180 to 190 should be good score. पलाश जी? 185। Oh, ओह same. माय गॉड, 185, फैंटास्टिक। तो कौन सी टीम जीतते हुए नजर आ रही है आपको, देखो पलाश भाई? मैं सीधे बोल देता हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा अंडरडॉग्स को, क्योंकि जब तक ये जीतेंगे नहीं ना तब तक आईपीएल में ना वो आईपीएल 4 टीमों का ही रह जाएगा। वैसे भले कल मुंबई हारी है लेकिन फिर भी मुंबई का चांस ज्यादा है क्वालिफाई नहीं, करने का। क्योंकि तो राजस्थान मैं रॉयल्स चाहता ऐसा हूँ कि आर जीते आज, मैं अंडरडॉग्स को सपोर्ट करूंगा। आई विल बी गोइंग विद केकेआर। सपोर्ट जी करेगा। मैं तो आरसीबी के साथ हूँ भाई। तो हाँ, क्या, 200 हम तो क्या आरसीबी आया? के ही फैन हैं, आरसीबी के सपोर्ट में है। हाँ तो आज वैसे तो 200। मैं आरसीबी को सपोर्ट करता, लेकिन मुझे चाहिए एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट आखिर तक पता ना चले, जिसमें जैसे सीपीएल में हुआ आखिरी मैच तक जी पता ही बिल्कुल। नहीं था भाई कौन जा रहा है। वैसे मैं आईपीएल में चाहता हूँ फिर से हो, और शायद होगा आज के क्या जरूर कमबैक करेगी। चलिए, तो पलाश जी अब हम दर्शकों से इजाजत ले लेते हैं। सब्सक्राइब करिए प्लीज, प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन। ऑल्सो शेयर कर दीजिए वीडियो को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो फटाफट फटाफट। टेलीग्राम पे राम राम जरूर बोल दीजिएगा। प्रेडिक्शंस और ड्रीम 11 सब कुछ मिलेगा आपको वहीं पे। धन्यवाद।